नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में सुधार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन किया और मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर मेयर ने कहा कि प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा अर्चना की कामनाएं की जा रही हैं। पंचायती मंदिर में अंबेडकर मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे विशाल जी मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पर पूजा हवन उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए किया गया है। हम भी माँ भगवती राजराजेश्वरी से भोले शंकर से प्रार्थना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी स्वस्थ होकर पुनः जन सेवा में लगे। इसी आज जो है जगह जगह अभी गुरुद्वारे में भी मुझे जाने का अवसर मिला था, वहाँ भी अरदास की गई है कि मुख्यमंत्री जी जल्दी स्वस्थ होकर पुनः जन सेवा में लगें। यहाँ के उत्तराखंड के हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य होने की उनकी कामना कर रहे हैं। उनकी शुभकामना सबके साथ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी स्वस्थ होकर पुनः जन सेवा में लगेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना। आपदा में कोरोना जो वायरस चल रहा है उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी नहीं बचे और आज कोरोना ग्रस्त है, लेकिन हम उनकी दीर्घायु उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए आज हमने हवन किया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिस मुहिम को लेकर अपने प्रदेश के विकास में, प्रदेश की उन्नति में, प्रदेश की प्रगति में लगातार तत्पर है, उसी भाव को लेकर दोबारा हमारे बीच में आकर हमारे प्रदेश का विकास, चौमुखी विकास जो सपना उन्होंने देखा है उसे पूरा करे और स्वस्थ कामना के लिए आज हमने यज्ञ किया है, प्रभु से आराधना की है। अंबेडकर नगर मंडल के सभी कार्यकर्ता प्रभु से हमेशा आराधना करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। उत्तराखंड सरकार इन दिनों अल्पसंख्यकों के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। इस कड़ी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शदाब शख्स ने बताया कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे सीधे सीधे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का फायदा होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना और उजाला योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को फायदा मिल रहा है। पहली बार अल्पसंख्यक समाज को लगातार ये कहा जाता था कि खासकर मुस्लिम समाज की भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, ऐसा षड्यंत्र, ऐसा माहौल विपक्ष द्वारा बनाया गया था। लेकिन अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें मुसलमानों को, माइनॉरिटीज के लोगों को बराबर का हक दिया जा रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, हर घर को नल, हर नल को जल की योजना हो, अटल आयुष्मान योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, हमने बिल्कुल ईमानदारी से एक आंख से लोगों को देखा। और मुझे लगता है कि यही राम राज्य है कि जब कहीं भेदभाव ना हो, किसी के साथ हक तलफी ना हो, सबको ईमानदारी से देखा जाए, किसी के साथ किसी की जात को लेके, किसी के धर्म को लेके पक्षपात ना हो। उसकी शुरुआत मेरे उत्तराखंड से हो चुकी है और मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि मैं उस पार्टी का, उस सरकार का हिस्सा हूं जहां ईमानदारी बसती है। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब लोगों को राहत देते हुए क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने लालकुआं तहसील परिसर में चेक वितरित किए। इस दौरान विधायक ने लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति अवगत भी कराया। इसके अलावा विधायक ने बिंदु खता के तिवारी नगर में भी 60 गरीब लोगों को चेक वितरित किए। इस दौरान विधायक नवीन दुमका ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जन जन तक जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में कई जरूरतमंद लोगों को चेक वितरित कर राहत पहुंचाई गई। किसी से मदद का प्रयास करते हैं और सामान्य बड़ी बात में अभी उसकी शुरुआत की है, बाकी आज कल सही है। तो फिर जो हमने दरबार लोगों को दिए, लेकिन कुल मिला के चेक जो है एक गाँव है तिवारी नगर बिंदु, वहाँ के लगभग 70-60 चेक उनको तो हम वहीं पर दे रहे हैं।
अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, उसके बाद तिवारी नगर बिंदु करता। बाकी लोग में चाहे यहाँ तहसील में कभी नहीं आ पाए लोग तो यहाँ से आ गए। तो सब इस तरीके की योजनाएं जो है, देखिए हमारा काम तो है सरकार की नीति को, अपने कार्यों को नीचे जनता तक भेजा ना। जिसको चेक दे रहे हैं उसको कुछ न कुछ अच्छा ही लगेगा, उसके परिवार को भी अच्छा लगेगा। ये अच्छा लगना ही जो है सरकार का प्रयास है। अच्छा लगेगा तो अच्छा होगा, ठीक है। हरिद्वार जिले के एसएसपी सेंथिल अबूधई ने रुड़की का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सिविल लाइन कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण भी किया। इस दौरान एसएसपी ने कोतवाली में रखे सभी सरकारी संपत्ति के बारे में भी बारीकी से जानकारी जुटाई। इस मौके पर एसएसपी ने कोतवाली की सरकारी संपत्ति और कार्यालय अभिलेख को दुरुस्त रखने के निर्देश भी जारी किए। इसके अलावा एसएसपी ने कोतवाली में रखे हथियारों का भी निरीक्षण किया। वहीं कोतवाली में खड़े लावारिस वाहनों का तुरंत सूची बनाकर निस्तारण करने का भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह, सीओ चंदन सिंह बिष्ट आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अभी इस वार्षिक निरीक्षण में जो है, अभी एक जो फिजिकल इंस्पेक्शन है, जो हम जाके जवानों को कह रहे खाने का मालकाना और जो भी वाहन इधर खड़ी है उसमें लावारिस भी होता है और मोहतमा संबंधित माल मोहतमा भी होता है, उसका हमने निरीक्षण किया है। और इसमें कहाँ हमें जो है इसका इम्प्रूव करना है उसी बारे में हम सुझाव दे रहे हैं। अभी जो है मालकाना का इंस्पेक्शन होगा और इसके बाद थाने का डॉक्यूमेंटेशन का इंस्पेक्शन होगा। फिर हमने जो है हमारा सब इंस्पेक्टर्स और जवानों से जो है हम सम्मेलन भी करेंगे और उनका कोई भी समस्या है तो उसको सुनेंगे और उसका जल्दी हम निस्तारण भी करेंगे। तो हमने ये आदेशित किया है कि जो लावारिस वाहन है हमारे पास जो है 2015 से है और मैक्सिमम जो है 2018 से है। अभी हम इसका कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए आदेश कर दिया। अभी उम्मीद है कि अगले 6 महीने के अंदर जो है इसका जो है निस्तारण कर देंगे। हमारा पास जो कानून ने जो अधिकार दे रखा है उस अधिकार का आधार पर जो है हम काम करेंगे। जो भी अभियुक्त फरार है उनका जो है हमने जो भी कानूनी कार्रवाई है जैसे 82-83 और इनाम घोषित करने की कार्रवाई कर रखे हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उन पर कोविड-19 दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई ओपीडी भवन में ओपीडी खुलने के बाद भी मरीजों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने चिंता जाहिर की है। इस संबंध में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मोहन ने बताया कि कोरोना के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या में बहुत कमी आई है और मरीज बाहरी राज्यों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कैंसर से पीड़ित मरीजों से अपील की है कि वह बिना किसी डर के दून मेडिकल अस्पताल में अपने इलाज के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर कैंसर के मरीजों की जांच के साथ कीमोथेरेपी भी की जा रही है। दून और आसपास के एरिया के सभी पब्लिक को ये बताना चाहता हूं कि दून हॉस्पिटल जो कि दून मेडिकल कॉलेज से एसोसिएट है, तो इसमें कोरोना के लिए तो असाइन है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ अन्य सभी बीमारियों के लिए भी क्रमवार तरीके से ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में, कैंसर डिपार्टमेंट में, हमने कोरोना के दौरान भी सभी कैंसर मरीजों को देखा और उनको कीमोथेरेपी और पैलेटिव केयर के लिए हमने कोरोनेशन हॉस्पिटल में एडमिट किया। अभी हाल फिलहाल हम कंप्लीटली सोमवार से लेके शनिवार तक रोज यहाँ ओपीडी कर रहे हैं और करीब 5 से 10 मरीजों को ऑन एन एवरेज देख रहे हैं। तो जिन मरीजों को भी ये लगता है कि दून हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना के मरीजों को देखा जा रहा है, अभी ऐसा नहीं है। क्रमवार तरीके से हम कैंसर मरीजों को संपूर्ण सुविधाएं जैसे पहले मिलता था वैसे ही अभी भी मिलता है। तो मैं वो भी गरीब मरीज जो कि और दूर दराज के मरीज जो दिल्ली या फिर बड़े शहरों में नहीं जा पा रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि दून हॉस्पिटल में काफी समस्त कैंसर की सेवाएं जो हैं अभी दी जा रही। पिछले 37 सालों से स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रही नर्सेज एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्षा रामेश्वरी देवी कल रिटायर हो रही हैं। इस समय में वह दून मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं। मरीजों की तीमारदारी के साथ साथ रामेश्वरी देवी ने नर्सों के कल्याण के लिए भी कार्य किए हैं। रामेश्वरी देवी कोरोना काल में पिछले मार्च महीने से लगातार मरीजों की तीमारदारी कर रही हैं। इस कार्य के लिए देहरादून के डीएम ने हाल ही में उन्हें सम्मानित भी किया था। वहीं रामेश्वरी देवी ने कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग के पास कई जरूरी उपकरण हैं, लेकिन जब वह स्वयं कोपेश्वर में कार्यरत थी तब स्वास्थ्य विभाग के पास जरूरी उपकरण नहीं हुआ करते थे, जिससे कि उन्होंने कई कठिनाइयों का भी सामना किया है। लेकिन आज सरकार के पास बेहतर उपकरण है। समय का कार्यकाल रहा मेरा 37.5 साल पूरे किए हो जाएंगे मुझे कल। और शुरुआत तो
इतनी वैसी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज टेक्नोलॉजी हो गई है। बहुत सारी चीजें का बहुत सुधार हुआ है। हमारे टाइम पे तो इतना आईसीयू ये सारी चीजें कमी उसमें थी। आज तो पूरा हॉस्पिटल आईसीयू हो गया है, काफी सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, बाईपैप है, वेंटिलेटर है, सब कुछ है। तो वो सब हमें भी देखने को मिला। हम छोटे हॉस्पिटल में थे, शुरुआत हमारी छोटे हॉस्पिटल से हुई थी। वहां भी हमने काफी काम किया, उस हिसाब से वहां पे भी बहुत कुछ हो जाता था। वेंटिलेटर नहीं थे लेकिन फिर भी मरीजों को बचा लिया जाता था। यहाँ आके तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, और सबसे तो लास्ट में एक विचित्र एक्सपीरियंस मिला वो कोविड का मिला, लेकिन भगवान की दुआ से उसको भी हमने पार किया। गदरपुर के सभासद परमजीत सिंह पम्मा ने नगर पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सभासद का आरोप है कि गदरपुर कब्रिस्तान में शौचालय बनाए जाने की योजना थी, लेकिन धरातल पर शौचालय का निर्माण नहीं किया गया। उन्होंने इस मामले की जांच को लेकर गदरपुर एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं नगर पालिका के अधिकारी हरिचरण ने बताया कि शौचालय निर्माण कार्य तो शुरू किया गया था, लेकिन विरोध के बाद कब्रिस्तान में निर्माण कार्य को बंद करवाकर इस शौचालय को दूसरे स्थान पर परिवर्तन कर दिया गया था। नगर पालिका के में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आज मैं साक्ष्यों समेत माननीय एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि नगर पालिका परिषद गदरपुर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे रोका जाए और नगर पालिका चेयरमैन द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, उसकी वित्तीय पावर सीज की जाए। और ये जो मामला है ये कब्रिस्तान गदरपुर का है, जहाँ पे एक शौचालय पास होता है, उसका वर्क ऑर्डर होता है, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जाता है। शिकायत निराधार है, भुगतान उसका अभी नहीं हुआ है। ये सत्य है कि कब्रिस्तान में शौचालय प्रस्तावित था और उसका निर्माण प्रारंभ भी हो गया है। उसका निर्माण जितना किया गया था उसका जेई ने रनिंग बिल बना दिया था, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान में जब विरोध आ गया शौचालय बनाने का तो वहां से शौचालय हटाने के लिए ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया था। जेई ने उसके जितना काम हुआ था उसका रनिंग बिल पुटअप किया था। जानकारी में आने के बाद विरोध वहां होने पर कब्रिस्तान पे उसका भुगतान रोक दिया गया, तो भुगतान उसका नहीं किया गया। हल्द्वानी की आंतरिक और मुख्य सड़कों के गड्ढों से अब लोगों को जल्दी निजात मिलने वाली है। लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के बाद शहर में 15 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर की आंतरिक और मुख्य सड़कों के निवीकरण का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा 5 करोड़ 78 लाख से 3 पानी से मंडी तक 4 लेन सड़क का निर्माण भी अलग से होगा। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि हल्द्वानी शहर के आंतरिक मार्गों के नवीनीकरण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इससे लगभग 27 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा घोषणा की गई थी, उसके अंतर्गत हम लोगों ने द्वितीय चरण में 15 करोड़ लागत का एक एस्टिमेट तैयार किया हुआ है, जो कि हल्द्वानी के नगरीय क्षेत्रों के आंतरिक मार्ग और जो भी उसमें मुख्य मार्ग हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाना है। सर बजट कितना है, कितनी लेंथ है इसकी? ये टोटल इसमें 27.46 किलोमीटर की लेंथ की सड़कों को कवर किया गया है और बजट वही 15.7 करोड़ करीब इसमें लागत आएगी। कब से इसका काम शुरू हो जाएगा पूरी तरीके से? देखिए, अभी तो हमने डीपीआर गठित की है और शासन में प्रेषित की जानी है, जो कि 2-3 दिन के भीतर मोस्ट प्रॉब्ली चले जाएगी और शासन द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा और स्वीकृति के उपरांत ही इस पर जो भी निर्माण। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा पिक्चर पैलेस से जैन धर्मशाला एवं लाइब्रेरी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर संचालित होने वाले पार्किंग को लेकर कुछ पालिका सभासदों ने अपना रोष व्यक्त किया है। इस संबंध में नाराज सभासदों ने एक शिकायती पत्र अधिशासी अधिकारी को भी सौंपा है। सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा संचालन के लिए दी गई पार्किंग अवैध है।
इसके अलावा इस पार्किंग में पर्यटकों से अधिक राशि वसूली जा रही है, जिससे पालिका की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने पार्किंग को निरसित कर नियमानुसार पार्किंग का ठेका दिया जाए तथा सदन में प्रस्ताव पास करने के उपरांत ही ठेका दिया जाए। देखिए, आज मेरे पास माननीय सभासदगण आए हैं। उन्होंने अपना एक मांग पत्र दिया जिसमें उनका कहना है कि कुछ पार्किंग पिक्चर पैलेस से जो जैन धर्मशाला तक है जो की जा रही है, कुछ मनमाफी रूप से की जा रही है। इसमें कोई स्वीकृति पालिका स्तर से नहीं है, जैसे इनके द्वारा बताया गया है। लक्सर क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें तो पुलिस और ना ही कानून का कोई खौफ नजर आता है। बदमाशों ने लश्कर के 2 मजदूरों से 10,000 रुपए की और 2 मोबाइल फोन की चोरी की है। मजदूर ठेकेदार से ही ये काम लेकर अपनी तीसरे साथी को देने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक लक्सर के मोहल्ला केशव नगर की निवासी युवक अंकुर और अक्षय अपने ठेकेदार से 10,000 रुपए लेकर आए थे और ये राशि वो अपने साथ सुमित को उसके गांव अकोड़ा कला ले जा रहे थे। इस दौरान अकोला कला मोड़ पर हथियारबंद बदमाशों ने उनसे ये राशि लूट ली और उन्हें उनसे फोन भी छीन लिए। मैं तो काम करता हूँ यहाँ बड़े कोटे के रोड पे, ठेकेदार के साथ अनिल कुमार नाम है उनका भी, ठीक है। वहाँ से मुझे पैसे मिले, मेरे साथ और हैं 2, उन्हें मिले थे। तो सारे पैसे ले करके तीसरे साथी को देने के लिए बड़े कोटे में जा रहे थे। 10,000 रुपये मिले हमें, ठीक है। जाते समय हम बाइक से जा रहे थे, उधर से 3 बाइक आई और उन्होंने हमारे आगे बाइक लगा के हम रोका। रोकने के बाद मुझे पीछे से उतार लिया। उतारने के बाद मेरे कनपट्टी पे कट्टा लगाया उसने और जी एक ने मेरा हाथ पकड़ ली। हाथ पकड़ने के बाद तीसरे ने पैसे जैसे मतलब मोबाइल सब चीज़ निकाल लिए और फिर बाइक मेरे साथी से दूसरा चला रहा था गाड़ी, उसके बाद चाबी थी तो वो भी छीनने लगे। पीछे से हुआ क्या है, गन्ने की ट्राली आई तो उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी एनकट वैसे ही, तो ये गाड़ी हटाने के चक्कर में उन्होंने सोचा कि यहाँ लफड़ा हो जा, मोटरसाइकिल उठाई और वो भाग गए। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक व्यापारी की दुकान में ताबड़तोड़ फायरिंग करवाकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने व्यापारी को फोन कर धमकी देते हुए 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस घटना के बाद व्यापारी दहशत में है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर की गल्ला मंडी में निर्मल विर्क की टायर्स की दुकान है। निर्मल घटना के समय मौजूद नहीं थे। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि फिलहाल इस घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं, साथ ही एसटीएफ को भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लाल कुआं बिंदुखता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर बिंदुखता के दर्जनों लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सांकेतिक उपवास रखा। इस अवसर पर उपवास की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक प्रत्याशी रज्जी बिष्ट ने कहा कि बीते 4 दशकों से राजस्व गांव की मांग करने वाली बिंदुखता की जनता से पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा नेताओं ने वायदा किया था, लेकिन 3.5 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द सरकार द्वारा बिंदुखता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो क्षेत्रवासियों द्वारा उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। यहाँ पर शहीद स्मारक कार रोड पर और इस सांकेतिक उपवास के माध्यम से हम शासन प्रशासन को अवगत करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिंदुखत्ता की इस मुख्य समस्या को समाधान किया जाए, इसको सुलझा लिया जाए, अन्यथा हम जनप्रतिनिधियों का विरोध करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। 1 सप्ताह का टाइम देने के बाद हम लोग तहसील मुख्यालय पर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखेंगे। अगर फिर भी इन्होंने हमारी मांग नहीं की तो 26 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे किसी पार्टी का हो, आज अगर बिंदुखत्ता की बात से पीछे हट रहा है, बिंदुखत्ता राजस्व गांव के मुद्दे से पीछे हट रहा है, तो हम लोग उसका घोर विरोध करेंगे। अगर समय पर उसको बिंदुखत्ता में नहीं घुसने दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान आप सांसद ने मीडिया को संबोधित करते हुए किसान कानून को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की है।
उन्होंने कहा कि नए कानून से न केवल पंजाब का बल्कि देश के हर राज्य के किसान को नुकसान होगा, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसे वापस लेने पर अड़ी हुई है। खत्म होगा, एक सीढ़ी थले वही दिक्कत पंजाब के किसान की है, वही उत्तराखंड के किसान की है, वही तमिलनाडु के किसान की है। एमएसपी मिलती नहीं, औने पौने दांव पर फसलें बेचनी पड़ती हैं, ऊपर से पूंजीपतियों को ये काले कानून लाकर हमारी जमीन दी जा रही है। तो पूरे देश का किसान आंदोलित है। हम भी उनको यहाँ पे उत्तराखंड में समर्थन देने आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि वहाँ जाइए और सपोर्ट करिए पूरे देश का। उत्तराखंड सर पुलिस जो मुकदमे दर्ज कर रही है 1500 लोगों पे, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे सर, इतने लाखों लोग वहाँ पहुँच गए, क्या पुलिस के पर्चे खत्म हो जाएंगे, इनके कागज खत्म हो जाएंगे, बंदे खत्म नहीं होंगे? जब लोग उठ जाते हैं ना, जब लोकतंत्र में लोगों। उत्तराखंड के मुख्य कांग्रेस नेता ललित आर्य ने किसान कानून को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब भाजपा ने किसान आंदोलन को गलत ठहराने के लिए उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में इस आंदोलन के विरोध में रैलियों का आयोजन किया है। और पूरे उत्तराखंड में भी जगह जगह जो है किसान जो है इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। रुद्रपुर है, सितारगंज है, किच्छा है, नागमत्ता है, हल्द्वानी है, रामनगर है, काशीपुर है, जसपुर है, तो सब जगह से हो रहा है समर्थन। लेकिन भाजपा ने एक अपना स्टैंड बना रखा है, एक अपना एक अलग से एक बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनने एक विजन बना रखा है, जिसमें इनने सभी भाजपा के उत्तराखंड राज्य को तो छोड़िए, सारे भारत में जितने प्रदेश हैं सब में प्रदेश अध्यक्षों को ये गाइडलाइन जारी करी है कि आप जो है किसान विरोधी जो हो रहा है इसके अपोजिट जो है आप रैलियां जगह जगह करिए। और पंखुड़िया सांस्कृतिक पर्यावरण दिव्यांग कल्याण संस्था के 10 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तरीय मिस एंड मैसेज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित दिल्ली और लखनऊ के प्रतिभावकों ने भी प्रतिभाग किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतियोगिता में स्वास्तिक रावत ने मिस कुमाऊं का खिताब जीता, वर्षा सूर्या प्रथम रनर अप रही, तो वहीं विदिशा भारद्वाज ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।